दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और आज से जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जहाँ इकोनॉमी का क्लास कवर हुआ था और जिसमें हमने आपको पिछले क्लास में भारत में फिजिकल पॉलिसी की बात किया था हम लोगों ने, भारत की राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति का लेक्चर हमारा वो पूरा हो चुका है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक जो होगा भारत में कर प्रणाली, मतलब टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा हम समझने की पहले कोशिश करते हैं कि आखिर टैक्स सिस्टम क्या है भारत में। और अगर जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे उनको नए नए नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो पहुंचता रहे। दूसरी बात, अगर आप हमारे लेक्चर को पूरा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर GS बाई गोविंद सर वहाँ मिलेगा आपको, और वहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे और आप उसको क्रमबद्ध तरीके से भी वहाँ पे देख सकते हैं। और ये सिस्टम, और मैं आपको जो आज भारत में कर प्रणाली बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पहले छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। तो देखिए, भारत में अगर हम कर प्रणाली की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं। आखिर ये क्या है, जैसे आप लोगों के बारे में या तो आप लोग के मन में भी कभी बार क्वेश्चन सुनने को भी मिला होगा। पॉइंट बात कर लेते हैं कि जैसे टैक्स जानते ही आप लोग, उपकर जिसको हम सेस कहते हैं, अधिभार कर मतलब सरचार्ज बोलते हैं। आखिर ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो टैक्स होता है, टैक्स का मतलब होता है कि अगर हम भारत के आम नागरिक हैं और हम किसी भी प्रकार के संसाधन का, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो। मानवीय संसाधन का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मानव एक संसाधन है। जैसे हम क्या है, एक संसाधन है। ये संसाधन किसके, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग जो संसाधन है वो सरकार के संसाधन है। कोई भी भौतिक संसाधन को ले लीजिए, तो भौतिक जो संसाधन है, जैसे किसी भी प्रकार का उपकरण हुआ, किसी भी प्रकार की मशीनरी हुई, वो सभी के सभी भौतिक संसाधन में जोड़े जाते हैं। उसके बाद अगर आप प्राकृतिक संसाधन लीजिए, चाहे जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, वन संसाधन हो, वन संपदा, कृषि हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर जिस भी सरकार, अर्थात सरकार के जिस किसी भी संसाधन का, चाहे वो मानवीय संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो भौतिक संसाधन, किसी भी संसाधन का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उसके बदले सरकार को हमको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। समझ पा रहे आप लोग? मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सरकार के संसाधन का उपभोग कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि मानव भी एक क्या है, संसाधन है। तो आप सरकार के संसाधन है और उसी संसाधन का हम उपभोग कर रहे हैं, तो हमें भी सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा, मानव संसाधन, अर्थात सरकार के हमने मानव संसाधन का उपभोग किया तो उसके बदले हमको सरकार को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और वही टैक्स सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर बाइलक हम लोगों ने वनों की कटाई किया, वन हमने काट लिया, वन को बेच रहे हैं, तो वन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन। अगर वो प्राकृतिक संसाधन है तो उसके एवज में सरकार को हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के संसाधन का हम उपभोग करके पैसे कमा रहे हैं। अगर सरकार के उपभोग करके, अर्थात उसके संसाधन का अगर हम उपभोग करके पैसे कमा रहे हैं, तो उसके एवज में दिया गया जो टैक्स होता है, वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि टैक्स क्या है। तो लीगल, एक्चुअल में ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि टैक्स जो होता है वो लीगली तरीके से होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के संसाधन का अगर उपभोग करती है तो उसे उसके बदले में उसे टैक्स देना चाहिए, और सरकार उस व्यक्ति से टैक्स वसूलने की दावा भी कर सकती है। ये उसका अधिकार है। और आपको पता है, टैक्स लेना सरकार का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए सरकार इसको दावा कर सकती है, आपको टैक्स देना ही देना पड़ता है।
ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहां से हम बात करेंगे, तो टैक्स तो आप समझ गए होंगे कि टैक्स क्या है। टैक्स की बात करें तो ये लीगल होता है, जो कि आप जानते होंगे 10%, 15%, 5%, 6%, 10%, जो भी होता है वो लीगल टैक्स हम देते हैं। लेकिन यहां से हमको ये दोनों पॉइंट को समझना है कि आखिर उपकर क्या होता है, जिसे हम सेस कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सेस का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा ये किस स्थिति में लगाया जाता है, पहले आप इस चीज को समझ लो। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी उत्पादक पे या किसी भी वस्तु पे सरकार ने 10% का टैक्स रखा है, तो 10% तो टैक्स है, तो लीगल टैक्स है, जो कि उत्पाद शुल्क सरकार ले रही है। लेकिन अगर उस पर उपकर है या उस पर शेष है, तो उस शेष का मतलब क्या होता है, यहां पर हमको ये चीज समझना है। अब समझ लो, जैसे हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम जहां भी यात्रा करें, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो रेलवे से यात्रा परिवहन के माध्यम से, यातायात परिवहन के माध्यम से वो यात्रा करता है, तो वो जो यात्रा करता है ना, तो वो सोचता है कि वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था हो। जैसे आप लोग जाते होंगे बाई लक, रेलगाड़ी में जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार एकदम गंदगी मचा के रखे, तो गंदगी मचा के रखे हैं, तो सरकार चाहती है कि स्वच्छता हो। और एक देश का आम नागरिक भी यही सोचता है कि हमारे रेलवे के माध्यम से या तो किसी भी तरीके से जहां भी हम यात्रा कर रहे हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई होनी चाहिए। तो ऐसे हमारी क्या होती है, एक तरीके से इच्छा होती है कि ऐसा होना चाहिए। सरकार इस बात को थोड़ा ध्यान करती है। ध्यान रखने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने कर के ऊपर कर लगाया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कर के ऊपर कर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं उपकर। जैसे आप सोच लो, अगर आपने 100 रुपए किसी वस्तु का मूल्य है, ये हो गया वस्तु, अगर इसका मूल्य 100 रुपए है तो इस पर 10% का टैक्स लगा, तो ये कौन सा टैक्स हो गया, कर, लीगल टैक्स हो गया। लेकिन इस वस्तु पे 10% का टैक्स लग चुका है, तो अगर आप सरकार को यह माने हैं कि हमें शिक्षा के लिए अलग से बजट व्यवस्था करनी चाहिए, हमें स्वच्छता के लिए भी थोड़ा पैसे इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए, खर्च ज्यादा करना चाहिए, जिससे लोगों के पास साफ सफाई की व्यवस्था हो। जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि सर टिकट का दाम बढ़ गया, जो टिकट का दाम बढ़ा है, जो टिकट का दाम बढ़ रहा है, तो उस पर जानते हैं क्या, सेस लगता है। मतलब टैक्स के ऊपर लगाया गया टैक्स ही कहलाता है सेस। अब जानते हो उस पर क्या करेगी सरकार, 10% हुआ ना, मान लो कोई भी वस्तु गया 10% हुआ, तो ये 10% जो आपको दिख रहा है, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। अब 10 रुपए पर बालू 0.5% उसने लगा दिया सेस, मतलब उपकर। क्या लगा दिया, उपकर लगा दिया। अगर वह उपकर लगाया तो इसका मतलब 0.5, अगर आप उसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा। तो वो जानते हो कितना होगा, 50 पैसे। अभी बताया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। मेरे कहने का मतलब यह, सभी को चाहिए साक्षरता, इंडिया की साक्षरता बढ़े, सभी को चाहिए स्वच्छता। तो वो स्वच्छता आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो गंदगी नहीं फैलाया या मैंने तो कोई गंदगी नहीं किया, तो मैं क्यों टैक्स दूं। ये लीगली तरीके से जोड़ दिया जाता है, हर आम नागरिक उसको देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 0.5% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो 10% था वो तो लीगली टैक्स था, ये कर, लेकिन इसके ऊपर 0.5% टैक्स लगा, तो कितना परसेंट, अगर आप 10 का 10%, अगर 10% निकालोगे तो 100 का 10%, 10% तो ये 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए का अगर हम 0.5% बोले तो 50 पैसे, ये टैक्स इसके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद आप सोचो कि ये जो जोड़ा गया वो किसके लिए जोड़ा गया, स्वच्छता के लिए, साक्षरता के लिए। तो लेकिन ध्यान रखिएगा जिसके लिए उपकर लगाया जाता है, पैसे बजट से वही निकाल के दिए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कर और उपकर समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यहां से लिखा है अधिभार कर, मतलब सरचार्ज क्या होता है। यहां से आपको
सरचार्ज समझना है। क्या समझना है? सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि अधिभार कर किसे कहते हैं, मतलब अधिभार कर क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये कर किसी विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है, नैसर्गिक क्रियाओं के थ्रू ये ऐसा होता है। नैसर्गिक का मतलब होता है कि प्राकृतिक आपदा के टाइम, जैसे माइलक आप मान लो, हमारे देश में भूकंप आ गया, हमारे देश में सुनामी आ गई, हमारे देश में चक्रवात आ गया, तो उस समय जान माल की बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो उस स्थिति में, उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार वस्तुओं पर लगाती है अधिभार कर, जिसे बोलते हैं सरचार्ज। क्योंकि आपको पता है सरकार विशेष परिस्थिति के लिए निपटने के लिए सरकार बजट नहीं बनाती है, यह बात आप थोड़ा ध्यान रखना। कहने का मतलब यह है कि सरकार उसके लिए बजट बनाती ही नहीं है। किसके लिए? विशेष जो आपातकालीन व्यवस्था है, आपातकाल के सब आपातकाल जब आता है, भूकंप आए, सुनामी आए, चक्रवात आए, तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास बजट नहीं होते हैं, क्योंकि बजट में आप पढ़े भी होंगे ऐसा प्रावधान होता ही नहीं है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ता है, सरकार को वस्तु या तो किसी भी प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं उस पर एक अलग कर रखता है, वो है अधिभार कर। कौन सा कर? अधिभार कर। और वो भी किस पर लगता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर अधिभार कर हो जाए 10%, ध्यान से सुनना, अधिभार कर हो जाए 10% और वस्तु की कीमत रखी गई है 100, तो इसका मतलब 0.5% उस पर क्या है, उपकर है। और 10% का मतलब 1 रुपया, मैं बात कर रहा हूं 10 का ही निकालना है। 10 रुपए आपने टैक्स दिया है, तो 10 का 0.5% तो क्या हो गया, उपकर हो गया। लेकिन उसका जो 10% है, किसका? 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपए। तो यहां से 1 रुपए हम क्या देते हैं, अधिभार देते हैं, मतलब सरचार्ज देते हैं। क्यों? क्योंकि इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता, तो सरकार इस पर क्या लगाती है, सरचार्ज लगा देती है, और वस्तु की कीमत वहां बढ़ जाती है, मतलब उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए बहुत ही आसान है। लीगल टैक्स आप जानते हो, टैक्स के ऊपर जो 0.5% टैक्स लगा, 0.5 ही होता है, 0.5 लगा, वो क्या हो गया, तो 50 पैसे हुए। 10 का 50 का 0.5% कितना होगा, 50 पैसे। लेकिन ये तभी लगता है जब देश में किसी विशेष नैसर्गिक क्रिया हो जाए, कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा आए, उस स्थिति में ये कर लगता है, केवल उसी स्थिति में लगता है, और वैसे विशेष आमतौर पर ये कर नहीं लगाया जाता। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम लोगों ने कर को समझा, उपकर को समझा और अधिभार कर को समझा। ठीक है, क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब यहां से हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी आगे की चर्चा करते हैं। अब यहां से पढ़ेंगे कर प्रणाली के प्रकार, मतलब कर प्रणाली कितने प्रकार का होता है। सामने दिख रहा है आपको, देखिए अगर आपको कर प्रणाली पढ़ना है तो मैंने आपको ग्राफ बनाया है, ग्राफ से ही हमको समझना है, और बहुत बेहतर तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्लास को देखते रहें, समझते रहें, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझा दूंगा कि कर प्रणाली कितनी प्रकार की होती है। तो सामने लिखा ही है, एक तो आप देख रहे हो आपके सामने लिखा है प्रगतिशील कर प्रणाली, ये हो गया, या इसी को बोलते हैं अनुगामी कर प्रणाली। ध्यान रखना आप लोग, इसी को बोलते हैं अनुगामी कर प्रणाली। तो कभी कभी ये भी नाम आ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना। दूसरा लिखा है प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीसरा लिखा है आनुपातिक प्रणाली। तो यहां से हम एक एक चीज को समझते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है, इसको पहले हम बाद में समझेंगे। पहले ये तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। जिस भी देश में प्रगतिशील कर प्रणाली होती है,
वहां से उस देश में क्या प्रणाली की सिस्टम होती है, क्या टैक्स सिस्टम होता है, किस प्रकार से वहां पे टैक्स लोगों से वसूला जाता है। देखो बंधु, ये जो ग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है ये आय को दिखा रहा है, किसी व्यक्ति की आय क्या है, और ये है कर की दर। मतलब समझो ऐसे कि ये जो है ग्राफ ये आय को दिखा रहा है, ये जो है वो क्या दिखा रहा है, कर की दर दिखा रहा है। दर का मतलब समझो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसे ये दर दिखा रहा है। प्रगतिशील कर प्रणाली किसे कहते हैं? इसका मतलब यह होता है कि जिस देश में लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि हो, ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बताया कि जिस देश, ऐसे देश की कर प्रणाली या ऐसे देश की कर प्रणाली जहां के नागरिकों की आय बढ़ने के साथ साथ उनके करों के दरों में भी उसी आय के वृद्धि के हिसाब से क्या होती है, कर में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ऐसी कर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली। और भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था की यह विशेषता मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछ दिया कभी कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसका उत्तर बताओगे क्या, प्रगतिशील कर प्रणाली। तो एग्जाम्पल यहां से समझ लो, इंडिया हो जाएगा। ठीक, अब समझो कि ये है क्या। देखो, जैसे 22 लाख आप मान लो, अब यहां तुम 5%, 10%, 15% ऐसे कर लो, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख ऐसे कर लो। हमारे देश में सिस्टम यह है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है, अभी आप देखो तो कुछ समय पहले हमारे देश में सिस्टम था कि अगर आप 3 लाख से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये समझो, 3 लाख पहले था 3 लाख से 10 लाख पर आपकी अगर वार्षिक इनकम है 10% टैक्स। अगर 10 लाख से 15 लाख था तो इस पर 15% टैक्स पहले। 15 लाख से अगर मान लो 20 लाख तक है तो 20% टैक्स। अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान से, मतलब 15 लाख से ज्यादा यहां पे एक। अब देखो टैक्स की चोरी कैसे होना स्टार्ट हुआ, सिस्टम थोड़ा दिक्कत हुआ। दिक्कत ये हुआ कि जिसकी आय, अगर आय की बात करें जैसे 22 लाख आप मान लो, जिसकी आय 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, क्योंकि 3 लाख तक छूट होता था, 3 लाख तक टैक्स में छूट मिलता था, तो 3 लाख तक अगर आपकी वार्षिक इनकम होती थी तो आप कोई भी टैक्स नहीं देते थे। अगर इसकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 3 लाख तो छूट में चला गया, बचा कितना, 7 लाख। अब 7 लाख रुपए का आप 10% निकालो तो 70,000, उसको 70,000 देना पड़ता था टैक्स के रूप में। कितना परसेंट, कितना रुपए, 70,000 रुपए वो टैक्स में देता था। लेकिन दूसरी बात क्या कर रहा है कि अगर उसका 70,000 रुपए टैक्स में गया, अगर 22 लाख उसका मान लो कि 11 लाख इनकम हो गई, 11 लाख इनकम हुई, लेकिन जैसे 11 लाख इनकम हुई वो चोरी करना स्टार्ट कर देगा। बंधु ये बात थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि अब उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा तो अब तुम जोड़ लो कि उसका कितना होगा। तो वो कहेगा कि हमारी इनकम कितनी है, वो अपनी इनकम कितना बताएगा, तो आपको पता है वो अपने इनकम कितना बताएगा, कहेगा मेरी इनकम 10 लाख है। क्यों, क्योंकि 10% ही देना चाहेगा, वो 15% नहीं देना पाएगा। मतलब कोशिश उसकी यही होगी। लेकिन ये सिस्टम हमारे देश में है, जो कि आप मैक्सिमम आपको पता है कि 30% हमारे देश में टैक्स है। अभी आपको मैंने बजट में टैक्स स्लैब भी पढ़ाया था, तो वहां से इस चीज को आप समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बजट में समझा दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है, हम कर को समझेंगे, किस किस प्रकार के कर होते। तो यहां पर मैंने ये बताया कि प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब ये हुआ, इनकम बढ़ने के साथ साथ कर के दर में अगर वृद्धि होती जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं।
और भारत में कौन सी कर प्रणाली है? तो यही है आपका कौन सा? तो प्रगतिशील कर प्रणाली। पहला समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब दूसरे की बात कर ले। दूसरा देखिएगा थोड़ा मेरे साथ। दूसरा है प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली का मतलब यह होता है, अब टैक्स चोरी न करें इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे देश का मानना था कि जैसे आय तो बढ़ रही है, लेकिन आय बढ़ने के साथ साथ यहां पर आपको पता होना चाहिए जो कर की दर है, ये कर की जो दर है ना वो कम होता जाए। देखिए ये आय बढ़ रही है, आय बढ़ी, ये दर हुआ, लेकिन जानते हैं किसी का अगर आय बहुत कम है तो देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। जैसे ही आप देखिए, और जितना ज्यादा आपकी आय होगी उतना ज्यादा ये कम होता चला जाता है, जितना ज्यादा आय होगी उतना ज्यादा ये कम होता चला जाता है, मतलब ये कम होता जा रहा है। यहां पे इसका ठीक उल्टा है। ऐसी प्रतिगामी कर प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसी कर प्रणाली जिस देश में लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में कमी होती चली जाए। अगर सबसे ज्यादा जो पैसा कमाने वाला होगा ना वो सबसे कम कर देगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो एकदम नहीं कमाता, वो कहां से कर देगा? तो उसको तो सबसे ज्यादा कर देना पड़ेगा। लेकिन सुनने की बात है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पे गैप दिया है, जो कि आपको सुन से नहीं समझना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रतिगामी कर प्रणाली का मतलब यह होता है कि ऐसी कर प्रणाली जिस कर प्रणाली में या जिस देश के लोगों की आय जहां पे सर्वाधिक होती है वो सबसे कम टैक्स देते हैं, और जिसकी सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। तो ऐसी कर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली। और प्रतिगामी कर प्रणाली किस देश में है? इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, यूएसए में, अमेरिका में। ऐसे लोग पूरा जोड़ जोड़ कर देते हैं, उनसे पूछो आय कितनी है, जोड़ के बताएगा इतने लाख रुपए, मतलब एक एक सिक्के तक जोड़ के बता देते हैं कि देखो मेरा इतना खर्चा यहाँ हुआ, इतना हुआ, मेरा आय पूरा टोटल का टोटल इतना हो गया। क्यों? क्योंकि सोचते कि जितना ज्यादा हम अपना इनकम बताएंगे उससे उसके हिसाब से हमको कर कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, जितना कम बताएंगे उतना कम देना पड़ेगा, यही दोनों में अंतर। ठीक है, चलो दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है? आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली का मतलब होता है ऐसे देश की कर प्रणाली जिस देश की कर प्रणाली में कर की दर एक निश्चित कर दी जाती है, चाहे व्यक्ति कितना भी आय इनकम करता रहे। देखो आपकी आय कितनी भी हो, अगर सरकार ने यहाँ पे 10% निश्चित कर दिया तो 10% ही देना है। चाहे आपकी आय 5 लाख रुपए हो तो भी 10%, 50 लाख रुपए हो तो भी 10%, 1 करोड़ हो तो भी 10%। मतलब जहां पे कर निश्चित होता है ऐसी कर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? आनुपातिक कर प्रणाली। समझ में आ गया? तो इसमें क्या था, आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि होती है, लोगों को टैक्स के दर में भी वृद्धि होती है। इसमें क्या था, आय बढ़ने के साथ साथ कर के दर में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन इसमें क्या था, एक निश्चित कर दिया जाता है कि आपकी आय कितनी भी बढ़ती चली जाए, लेकिन जो दर होगा वो निश्चित हो जाएगा कि अगर 10% रखा गया है तो 10% ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये था कर प्रणाली, जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसी 3 प्रकार की कर प्रणाली को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल मत घबराइए। अभी हम इंडिया के टैक्स पे आएंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आपको पहले टैक्स का पूरा विवरण समझ में आ जाए कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, अब यहां से देखो एक चीज और हमको समझना है। समझना क्या है, सबसे बड़ी बात यह समझना है कि यहां से कि आखिर भारत में जो प्रगतिशील कर प्रणाली है क्या वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम एक थोड़ा सा दिक्कत करता है। हमारे देश में एक जो सिस्टम है ना वो गलत करता है। गलत जानते क्या है, हमारा देश पहले बहुत ही धनी माना जाता था। जैसे आप देखोगे
तो महमूद गजनवी ने भारत को लूटा, मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा। तो फिर उसके बाद भारत ने क्या किया, अपने संसाधन को धीरे धीरे इकट्ठा किया, और उस संसाधन को इकट्ठा करने के बाद भारत सरकार हमारी बहुत लोभी हो गई। उसका मानना यह था कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़े वैसे वैसे कर बढ़ाते जाओ, आय बढ़ती जाए कर बढ़ाते जाओ, आय बढ़ती जाए कर बढ़ाते जाओ, बस बढ़ाते जाओ, मतलब ज्यादा प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो इसका एक निचोड़ बताया, और निचोड़ जानते क्या है, इस पर एक सिद्धांत कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब होता है प्रैक्टिकली। सिद्धांत का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रैक्टिकली। कोई भी सिद्धांत तब लागू होता है जब वो लोग खुद उसका प्रैक्टिकल करते हैं। वो लोग जब प्रैक्टिकल के रहते हैं तब उस चीज को समझा पाते हैं और वो लागू हो पाता है। तो एक मैं आपको और सिद्धांत समझा देता हूं, उसको भी आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो ये लो, लैफर वक्र मैंने दिया यहाँ पे। ये मत सोचो कि सर ने क्या लिख दिया है, पहले इसको आप समझने की कोशिश करो। लैफर वक्र, एक अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था आर्थर लैफर। आर्थर लैफर ने बताया कि देखो भाई, एक इष्टतम संख्या भी होनी चाहिए। किसी भी देश में टैक्स का एक अंत होना चाहिए। अगर अंत नहीं है तो वो दिक्कत करता है, क्योंकि लोग उतना नहीं दे पाएंगे। जैसे आप मान लो आपके पास 10,000 रुपए थे, या 1 लाख रुपए मान लेते हैं। 1 लाख रुपए सरकार ने इस पर 10% का टैक्स रख दिया, तो आप 10,000 रुपए सरकार को दे दिए, थोड़ी दिक्कत कम होगी। लेकिन सरकार ने इसी 1 लाख रुपए पर अगर 20% किया तो 20,000 देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ज्यादा वसूलना चाहती। अगर इसी पर सरकार 1 लाख रुपए पर 30% किया तब उसे देने में तकलीफ होगी। 30,000 रुपए जा रहा है। तो इस उद्देश्य से आर्थर लैफर ने बताया कि किसी भी देश में अगर ऐसे सिस्टम है तो उसका एक इष्टतम मतलब अंत वाली संख्या होनी चाहिए, न कि आदमी कमाता जाए बढ़ाते जाओ, कमाता जाए बढ़ाते जाओ। मतलब इधर कर की दर बढ़ाते जा रहे हो, इधर मतलब कर की दर इधर बढ़ाते जा रहे हो, इधर आय उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक अंतिम उसका परसेंट डिसाइड हो जाना चाहिए, उस देश के लिए सबसे बेटर ही होगा। तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने ये बताया कि देखो उस देश में ये क्या दिखा रहा है, ये राजस्व से प्राप्त आय दिखा रहा है कि उसमें टैक्स लोगों के पास से जो राजस्व भारत सरकार के पास है, तो किसी भी देश के पास जो आया है तो उसमें कर की दर कैसे होनी चाहिए। अगर जैसे आप मान लो ये हमने लिख दिया 5%, ये है 10%, ये है 15%, ये है मान लो 20%, ये है मान लो 30%। अब उसका मान लो आय बढ़ा तो 5% दे दिया, ठीक। उसके बाद कुछ आय और बढ़ा तो उसने 10% दिया, कुछ आय और बढ़ा तो 15% दिया, आय और बढ़ा 20% दिया, आय और बढ़ गया 30% दिया। लेकिन ये वक्र दिखा रहा है कि अगर ये यहां से बाइलक आप मान लो, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे अगर यहां से उसने 30% दे दिया तो ये अब अगर उसकी आय बढ़ी और आप उसको बढ़ाना चाहोगे तो फिर ये डाउन होते चला जाएगा। मतलब ये जब डाउन होने लगेगा तो कहने का मतलब ये है कि उसका टैक्स कम होने लगेगा। जैसे आप 30% मैक्सिमम रख दिए, कितना परसेंट, 30% मैक्सिमम हो गया। अगर 30% मैक्सिमम हो गया, आप 40 करोगे ना तो डाउन हो जाएगा, इसका दर कम होने लगेगा। 50 करोगे तो ये कम होने लगेगा, 60 करोगे तो कम होने लगेगा। तो इसलिए इन्होंने एक मैक्सिमम अंततः बिंदु रखा। ये किसका देन था, लैफर वक्र का। अर्थात ये लैफर वक्र है जो अर्थशास्त्री थे कहाँ के, तो कई न कई अर्थशास्त्री कहाँ के थे, तो इनका जो अर्थशास्त्री ये थे आर्थर लैफर, वो अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ये बताया कि नहीं एक निश्चित होना चाहिए। उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी यही किया। और भारत सरकार ने भी आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब उसमें रखा है वो कितना रखा है, 30% ही रखा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी आय कितना भी बढ़ती चली जाए, कितना भी तेजी से आपका आय बढ़े, कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आप अपनी कुल आय का कितना परसेंट सरकार को टैक्स में देंगे, तो कितना अधिकतम दे सकते हैं, 30%। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से थोड़ा हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और लाइक जरूर करिए, क्योंकि और अपना कमेंट सुझाव जो भी हो जरूर दिया करिए, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करते हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी कमी हो तो उसको भी आप जरूर बताने की कोशिश करें,
क्योंकि उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी इसका बेसिक बताया। अब इसके जो आगे की बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पे बात करेंगे, तो इसलिए आप हर एक वीडियो को देखने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आप हर एक वीडियो को देखिए, ऐसा नहीं कि एक देख लिए दूसरा नहीं देखे। क्योंकि देखिए जो भी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था ये सिस्टम नहीं पढ़ाया था वहाँ पे, तो अब जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो कि पहले से पढ़े हैं लेकिन उनको ये नहीं पढ़ाया गया, तो वो भी कोशिश करें, उन लोगों तक भी आप शेयर करें। या तो जो इंडिविजुअल बैच के स्टूडेंट रहे हैं कि नहीं उनका हम क्लास अब से आगे कर दिए हैं और वो अब से उनको अलग अलग तरीके से मिलता रहेगा चीज़ों को, और मैं उनको पूरा कोशिश करूंगा कि जितना भी उनका मैंने क्लास रखा इकोनॉमी में जो भी लेक्चर बचे हैं उसको मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।